हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज हम लोग बॉयलिंग के बारे में पढ़ेंगे कि बॉयलिंग क्या होता है। इसके पहली वाली क्लासेस में हम लोग ने फ्रीजिंग देख लिया था। तो आज हम लोग पूरी तरीके से ये जो वीडियो होने वाली है, ये वीडियो डेडिकेटेड है बॉयलिंग को लेकर के। बॉयलिंग से रिलेटेड सारी बातें हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बॉयलिंग होता क्या है पहले ये समझ लेते हैं। अभी तक हम लोग बच्चों क्या करके आए थे कि सारी प्रोसेस में फ्रीज़ करा था, ठीक ना। फ्रीज़ करा था और मेल्ट किया था, ठीक ना। तो फ्रीज़ करते वक्त हम क्या कर रहे थे, टेम्परेचर को डाउन कर रहे थे, और मेल्ट करते वक्त टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया जा रहा था, ठीक ना। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इस वीडियो में आप लोग हम लोग देखेंगे कि अब फ्रीज़ करके मेल्ट कर दिए हैं, ठीक ना। मेल्टिंग प्रोसेस हम लोग पढ़ चुके थे फिलहाल पिछली वीडियो में। तो मेल्टिंग हम लोग फ्रीज़ किया, फिर मेल्ट किया, अब मेल्ट से आगे ले जाएंगे, यानी मेल्टिंग प्रोसेस से आगे ले जाएंगे। यानी क्या करेंगे, अब हम और हीट उस लिक्विड को देंगे, वाटर को देंगे, ठीक ना। तो जैसे ही हम और हीट देना स्टार्ट करते हैं, लगातार हीट देते रहते हैं किसी लिक्विड पार्टिकल्स को या लिक्विड के पार्टिकल्स को, तो वहाँ पर हमें देखने को मिलता है वही पूरा फिनोमेना। आप अपने दिमाग में रखिएगा, पूरा प्रोसेस वही तरह रहेगा। एक बीकर होगा, बीकर में इस टाइम लिक्विड भरा है, पानी भरा है, आप इमेजिन करेंगे, और ऊपर थर्मामीटर लगी है, ठीक ना। नीचे बर्नर ऑन है, लगातार आप बर्नर ऑन रखे हुए हो और उसको हीट करते जा रहे हो, ठीक। इमेजिन करिए, प्रीवियस क्लासेस में हम लोग ने पढ़ा भी था, डायग्राम भी मैंने बनाया हुआ था उसका रिलेटेड, लेकिन वो फ्रीजिंग से था। उसी के आगे फ्रीजिंग और मेल्टिंग से रिलेटेड था। अब उसके आगे की प्रोसेस है, मेल्टिंग के आगे की। अब मेल्टिंग में हम लोग मेल्ट हो जा रहा था तो वहीं पर कहानी ख़त्म हो जा रही थी, लेकिन अब हम लगातार हीट देते चले जा रहे हैं। अब पानी बदल गया, अब हमारी आइस जो है वो वाटर में कन्वर्ट हो चुकी है, बर्फ़ बन चुकी है, ठीक ना। तो अब हम बर्फ़ कह रहा हूँ, वाटर में कन्वर्ट हो चुकी है। तो अब उस वाटर को हम लगातार हीट दे रहे हैं, हीट देते चले जा रहे हैं। धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ता चला जा रहा है, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40, 50, ऐसे करते करते हमारा 100 डिग्री तक जो है वो टेम्परेचर पहुंच गया। तो जैसे जैसे हम हीट ग्रेजुअली देते चले जा रहे हैं, तो क्या चेंजेस क्या हो रहे हैं, पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि हीट को लिक्विड के पार्टिकल एब्जॉर्ब कर रहे हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती चली जा रही है, इंक्रीज होती चली जा रही है। फिर एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पर उनकी काइनेटिक एनर्जी सफिशिएंट हो जाती है, ठीक ना। जैसे काइनेटिक एनर्जी सफिशिएंट होती है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है मतलब स्पेस बढ़ रहा है। क्या हो रहा है, पार्टिकल के बीच में स्पेसेस बढ़ रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी यानी हीट एब्जॉर्ब कर रहे हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने का मतलब क्या हुआ, मूवमेंट हुई तो स्पेसेस बढ़ेंगे, तो उनके पार्टिकल के बीच में स्पेसेस बढ़ रहे हैं। जब एक स्पेस एक सफिशिएंट अमाउंट तक बढ़ चुके हैं, तो अब इनके बीच में जो लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो वाली हीट अब उसको ओवरकम करेगी, ठीक। काइनेटिक एनर्जी सफिशिएंट बढ़ गई, एक सफिशिएंट डिस्टेंस पर आ गए हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन धीरे धीरे वीक हो रहा है। अब काम है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने का। तो वही 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, वाटर का आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूटता है, और जैसे ही वाटर के पार्टिकल का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूटा, वाटर कन्वर्ट हो गया किसमें, आपके वेपर फॉर्म में। तो इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वही चीज़ सेम कि 100 डिग्री सेल्सियस पर कुछ देर तक टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, आगे बढ़ेगा नहीं। क्यों? क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस पर ही वो जो छुपी हुई हीट है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने में काम कर रही है। उसी छुपी हुई हीट को हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। और जिस पॉइंट पर वो बॉयल हो गया, कन्वर्ट हो गया, उसी को हम लोग बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट, ठीक ना। तो यही चीज़ आज हम लोग पढ़ेंगे, और मैंने बता दिया, देखिए डेफिनेशन लिखी हुई है, इसको पढ़ देता हूँ आपके लिए, सिंप्लीफाई हो जाएगा। जो अभी मैंने बोला एकदम एग्जैक्टली वही चीज़ होगी। क्या है यहाँ पे लिखा गया है, द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग, वह तापमान जिस पर कोई द्रव क्या हो जाए, उबलने लगे, एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी वायुमंडलीय दाब पर। एटमॉस्फेरिक यानी
अगर हम लोग ये एटमॉस्फेरिक यानी कि हम लोग अभी यहाँ कर रहे हैं, रूम पर कर रहे हैं या अपने कमरे में कर रहे हैं, कहीं पर भी कर रहे हैं, ठीक है ना, तो अगर वातावरण में कर रहे हैं हम लोग, कहीं पर भी बॉईल कर रहे हैं, तो हमारे ऊपर 1 ATM का प्रेशर लगता है। तो अभी मैं जैसे यहाँ हूँ तो हमारे ऊपर 1 ATM का प्रेशर लग रहा है। जो वायुमंडल होता है, जो उसमें विभिन्न प्रकार की गैसें जो होती हैं, वो हम पर कितने ATM का प्रेशर लगाती है? 1 ATM का प्रेशर लगाती है। तो इसी को बोला जाता है एटमॉस्फियरिक प्रेशर, ठीक ना। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा है, द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग। कोई भी लिक्विड क्या हो जाए, उबलने लगे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, या हम कह सकते हैं कि वातावरणीय दाब पर। तो इसको ऐसे बोल सकते हैं, वातावरणीय दाब या एक निश्चित तापमान पर जब कोई द्रव उबलने लगे, तो इस प्रक्रिया को हम उसका इस पॉइंट को या इस बिंदु को हम उसका बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक कहते हैं, और इस प्रक्रिया को हम क्वथन कहते हैं। तो यही चीज़ लिखा हुआ है, द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स बॉइलिंग पॉइंट एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बॉइलिंग। यह प्रक्रिया बॉइलिंग कहलाती है। तो जैसे वाटर को हम बॉईल कर रहे हैं, तो वाटर क्या किस पर बॉईल होगा? 100 डिग्री सेल्सियस पर वो बॉईल होने लगा, ठीक ना, उबलने लगा, ठीक ना। तो उस पॉइंट को यानी उस टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलेंगे? उस टेम्परेचर को हम लोग कहेंगे कि ये इसका बॉइलिंग पॉइंट है। और ये प्रक्रिया क्या हो गई? ये प्रक्रिया हमारी हो गई बॉइलिंग की, यानी क्वथनांक की प्रक्रिया हो गई, ठीक ना। तो ये हमारा हो गया बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड बातें। तो फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि अगर बॉइलिंग क्या है? लिक्विड से गैस में बदलना। फिर से अगर हम लिक्विड को लगातार गर्म करते रहते हैं, किसी लिक्विड को कॉन्स्टेंटली गर्म करते रहेंगे, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि उनके पार्टिकल में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो टूटेगा। कैसे टूटेगा? जब गर्म कर रहे हैं तो पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही, गतिज ऊर्जा कणों की बढ़ रही है। गतिज ऊर्जा बढ़ने से उनके बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है, कणों के बीच का जो अंतराणुक स्थान है वो बढ़ेगा। जब अंतराणुक स्थान बढ़ चुका होगा एक सफिशिएंट अमाउंट में, यानी एक सफिशिएंट रेंज तक बढ़ चुका होगा, तो उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अब कमज़ोर हो चुका होगा। अब उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बस तोड़ना है। तो वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 100 डिग्री पर क्या होता है? वो हीट जो होती है 100 डिग्री पर उसको तोड़ने में लग जाती है। जैसे ही 100 डिग्री हुआ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूटा, कुछ सेकंड तक रिफ्लेक्शन नहीं दिखाई देगा टेम्परेचर पर, ठीक ना, वो रीडिंग आगे नहीं बढ़ेगी, 100 डिग्री पर रुका रहेगा मामला, यानी वहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूट रहा है। जैसे ही टूटा, टेम्परेचर धड़ा फिर ऊपर बढ़ने लगेगा, और वहीं आपका लिक्विड क्या होने लगेगा? उबलने लगेगा और वेपर में कन्वर्ट होने लगेगा। और इसी टेम्परेचर को, जो कि छुपा हुआ टेम्परेचर, उसको लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहते हैं, ठीक ना। हम लोग इसको बोलेंगे वाष्पन की गुप्त ऊष्मा हिंदी में। तो क्या लिखा है? द अमाउंट ऑफ हीट energy that is required to change 1 kg of liquid into its vapor at atmospheric pressure is called latent heat of vaporization। मतलब क्या है? The amount of heat energy that is required to change 1 kg of liquid into vapors at atmospheric pressure या at its boiling point। यानी यहाँ पर क्या क्या साफ साफ लिखा है कि 1 किलो द्रव को वाष्प में बदलने के लिए दी गई ऊष्मा की मात्रा, जो कि उसका बॉइलिंग पॉइंट हो सकती है, उसका क्वथन हो सकती, क्वथनांक हो सकती, उसी को हम क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, यानी वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं, ठीक ना। ये कितनी होती है? अगर लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की बात करें, किसके? वाटर की, तो ये कितनी होती है? 22.5 × 10⁵ जूल्स पर केजी होती है। यानी इतनी हीट वाटर जो होता है वो एब्जॉर्ब करता है, इतने जूल पर केजी की हीट को एब्जॉर्ब करता है, ठीक ना, अवशोषित करता है। अवशोषित करने के बाद, ठीक ना, इतनी हीट ले लिया उसने, अब क्या होगा? वो कन्वर्ट होता है, किसमें कन्वर्ट होता है? वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो इतनी एनर्जी हमारे लिक्विड के पार्टिकल्स एब्जॉर्ब करते हैं। क्लियर है इतनी बातें? ठीक। लगातार आप, फिर से मैं बता देता हूँ एक बार, लगातार अगर आपके पास कोई लिक्विड वाटर है, तो आप जब उसको लगातार हीट देते जाते हो, उसके पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से स्पेस बढ़ता है, स्पेस बढ़ने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमज़ोर होता है, फिर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर आएगा जो कि उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा, वहाँ पर वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूटने में, यानी पूरी तरीके से कट ऑफ हो जाता है। तो रिफ्लेक्शन थोड़ा सा टेम्परेचर पर नहीं दिखता है, क्योंकि वहाँ पर सारी की सारी एनर्जी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने में बिजी हो जाती है। तो इस वजह से वो रिफ्लेक्शन थर्मामीटर पर नहीं दिखता है। और जैसे ही वो टूटा, फिर ग्रेजुअली आपका टेम्परेचर बढ़ेगा,
और लिक्विड जो होगा वो बॉयल होने लगेगा, यानी वेपर में कन्वर्ट होने लगेगा, ठीक ना, गैसियस फॉर्म में चला जाएगा। इस छुपी हुई हीट को जो कि रिफ्लेक्ट नहीं हुई थर्मामीटर पर, उसी को हम लोग लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहेंगे, जैसे हम लोग इससे पहले लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पढ़ के आए थे, ठीक ना। तो ये हो गई हमारी फैक्चुअल बातें। अब देखिए यहाँ पर कुछ और बातें करते हैं, जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि 100 डिग्री, जैसे 0 डिग्री पर हमें बर्फ़ भी मिल रही थी और 0 डिग्री पर पानी भी मिल रहा था, उसी तरीके से हमें 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी भी मिलता है और उसकी वेपर भी मिलती है। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, एट 100 डिग्री सेल्सियस, एट 100 डिग्री सेल्सियस बोथ वाटर एंड स्टीम एग्जिस्ट टुगेदर, बोथ वाटर एंड स्टीम एग्जिस्ट टुगेदर, यानी स्टीम और वाटर दोनों हमें 100 डिग्री सेल्सियस पर दिखेंगे। क्लियर है बात ना। अब एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, विच इज़ मोर इफेक्टिव, स्टीम या जिसे आप वेपर कह रहे हो, या आपका बॉइलिंग वाटर। तो आपको अगर आंसर पता हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो, मैं यहाँ पे उसको नोट पॉइंट करके आपको लिखवा देता हूँ। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि जो हीटिंग पर्पस, अगर हमें हीट करना है किसी को, तो हीटिंग पर्पस के लिए बॉइलिंग वाटर ज़्यादा प्रभावी नहीं होगा, उसकी स्टीम ज़्यादा प्रभावी होगी। क्यों? अब उसके पीछे एक लॉजिक है, लॉजिक आप सभी जान रहे हो क्या लॉजिक है। वो लॉजिक यही है सिर्फ और सिर्फ कि जब हम वेपर फॉर्म में जाते हैं, यानी स्टीम की बात करते हैं, तो स्टीम की काइनेटिक एनर्जी बॉइलिंग वाटर से ज़्यादा है, ठीक ना। तो क्योंकि वो स्टीम में कन्वर्ट हो गया, यानी उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा, तभी वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करके एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चला गया है। लेकिन बॉइलिंग वाटर क्या, सिर्फ गर्म उबल रहा है पानी, उसकी काइनेटिक एनर्जी उतनी सफिशिएंट नहीं है जितनी कि वेपर की हो चुकी, स्टीम की हो चुकी। इस वजह से आप देखते होंगे कि मोमोज़ वगैरह को पकाने में, उसको उबाल कर भी तो पकाया जा सकता है, उसके लिए स्टीम का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक ना। तो स्टीम वाला, अगर आप स्टीम से जलते हो तो ज़्यादा आपको वो नुकसान पहुंचा सकता है। जैसे देखिए, आप कभी बना रहे होंगे, कुछ खाना वाना बनाते तो स्टीम निकलती रहती है, तो आपके हाथों में पड़ती रहती होगी, तो वो आप उसको हाथ पीछे कर लेते हो। आप तो बनाते नहीं होंगे, बहुत छोटे बच्चे हैं आप, मैगी बनाया होगा कभी तो उसमें फील किया होगा। ये तो बाकी सब आपका खाना तो मम्मी बना देती होंगी, घर में सब बना देते होंगे, ठीक। तो आप कभी मम्मी से पूछिएगा तो वो बताएंगी ना, आप कभी मैगी बनाए होगे तो आप भाई मैगी बनाने लगा, आप चेक करने लगा गर्म लग रहा है कि नहीं तो जल जाओगे। ऐसा काम मत करना, फिर कहना सर ने कहा था, ठीक ना। तो ये काम मत करिएगा। तो आप कभी भी महसूस कर अपने मम्मी से पूछ लीजिएगा, बड़ों से पूछ लीजिएगा, वो बताएंगे कि हाँ स्टीम। जैसे आप मान लीजिए कुकर है, कुकर में जब स्टीम निकलती है, जब कोई चीज़ पक जाती है, तो अगर मान लीजिए आप उसकी रेंज में आ गए तो आपको ज़्यादा गर्म फील होती है, ठीक ना। बॉइलिंग वाटर से ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट है, यानी ये आपके हीटिंग पर्पज़ के लिए ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, स्टीम इज़ मोर इफेक्टिव देन बॉइलिंग वाटर। स्टीम is more effective than boiling water for heating purpose। हीटिंग पर्पस के लिए जो बॉइलिंग वाटर है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं है, स्टीम ज़्यादा इफेक्टिव है। स्टीम इज़ मोर इफेक्टिव फॉर हीटिंग पर्पस। क्लियर है बात, आप लोगों को समझ में आ गई होगी। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, सारी बातें आप लोग समझ गए होंगे। ध्यान से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक ना। अब देखिए, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, आपको एक ग्राफ बता देता हूँ, ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक। इरेज कर रहा हूँ बच्चों, ध्यान से चलिए। अब एक के लिए एक ग्राफ बनाते हैं आपको, जो कि होगा हमारा हीट के रिस्पेक्ट में। देखिए, चलिए, ये जो है ये हीट के रिस्पेक्ट में है, ठीक है। यहाँ पे हीट आप
देख रहे हो, और यहाँ पे हम स्टेट कह सकते हैं, ठीक ना, किस स्टेट में है। अब ध्यान से देखना बच्चों, ध्यान से, जब हम सॉलिड को गर्म करते हैं, ठीक ना, अगर मान लीजिए कोई सॉलिड है, सॉलिड को इनिशियली हमने गर्म किया, यानी कि उसको हीट को इंक्रीज़ किया, बढ़ाया, तो एक फॉर्म ऐसी आती है कि जहाँ पर वो हीट फ्लैट यानी कांस्टेंट हो जाती है। एक स्टेट ऐसी आएगी, जैसे मान लीजिए सॉलिड कंटेंट है, हीट दिया, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, तो स्टेट में थोड़ा बहुत चेंज आएगा ही आएगा, और फिर ये जो होता है वो फ्लैट यानी कि कांस्टेंट हो जाती है हीट, मतलब रिफ्लेक्शन नहीं करता। आपने देखा होगा कि टेम्परेचर रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा था थर्मामीटर पर, ये एक स्टेट हो गई। फिर आपने जब लिक्विड में वो कन्वर्ट हो गया, फिर वही स्टेट आती है, इंक्रीज़ करेगा, फिर फ्लैट हो जाएगा, फिर आपका यहाँ पर इंक्रीज़ करेगा इस तरीके से। तो ये है क्या, आपको मैं अभी बताता हूँ लिख करके, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। देखिए ये है सॉलिड बच्चों, ये सॉलिड स्टेट है यहाँ से यहाँ तक की, ठीक ना। अब जैसे आप किसी सॉलिड को गर्म करते चले जा रहे थे, हीट देते चले जा रहे थे, तो उनके पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ कर रही थी, और जैसे ही पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ कर रही थी, तो एक ऐसा पॉइंट आ रहा था जब उनके पार्टिकल के बीच जो काइनेटिक एनर्जी थी वो टूट गई, खत्म हो गया, कट ऑफ हो गया टोटली। काइनेटिक एनर्जी कह रहा हूँ, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ कर रही थी, तो उनके कह सकते हो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो कम होता चला जा रहा था, और फिर एक ऐसा हीट पॉइंट आया जहाँ पर उनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पूरी तरीके से कट ऑफ हो गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से उनका पूरी तरीके से कट ऑफ हो गया। और जैसे ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से कट ऑफ हुआ, ठीक, तो ये जो हीट थी, जो कि टेम्परेचर आपको थर्मामीटर पर नहीं रिफ्लेक्ट हो रहा था, वो एक फ्लैट हो गई, यानी कि आपको पहले ग्रेजुअली टेम्परेचर देते चले जा रहे थे, तो ये टेम्परेचर इंक्रीज़ करता चला जा रहा था, स्टेट भी चेंज होती चली जा रही थी। फिर एक ऐसा पॉइंट आया जहाँ पर ये फ्लैट हो गया, यानी कि टेम्परेचर बढ़ा नहीं और हमें कोई चेंजेस नहीं दिखाई दिया। तो ये जो पॉइंट था, इसी को हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोला, जहाँ पर 0 डिग्री, अगर वाटर के हिसाब से देखें तो ये क्या था, हमारा 0 डिग्री सेल्सियस था वाटर, क्योंकि हम सॉलिड को मेल्ट करा रहे थे, ठीक ना। तो ये हो गया हमारा 0 डिग्री सेल्सियस, जिसे हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कह रहे थे, फ्लैट हो गया। फिर जब पूरी तरीके से कन्वर्ट हो गया स्टेट, यानी लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, अब आप ग्रेजुअली फिर टेम्परेचर देना चालू करो, तो ये लिक्विड फॉर्म है। तो जैसे लिक्विड को गर्म करते चले जा रहे हो, गर्म करते चले जा रहे हो, हीट देते चले जा रहे हो, हीट देते चले जा रहे हो, तो एक पोजीशन ऐसी आती थी जहाँ पर लिक्विड को हीट देने पर उसका टेम्परेचर जो है थर्मामीटर पर नहीं दिखाई पड़ता था, वो एक कुछ देर तक कांस्टेंट हो जाता था। तो वही जो कांस्टेंट हो जाता था, इसको हम क्या बोलते थे, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। इसी को बोलते थे क्या, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। और फिर जैसे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन हो गया, लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो गया। वही जो अभी चीज़ हम लोग पढ़े हैं उसी का ये ग्राफ है बच्चों। ठीक, कोई सॉलिड था, यानी हमारे पास सॉलिड कंटेंट था, यानी कि कह सकते हो आइस थी। आइस को हमने जैसे ही मेल्ट कराना शुरू किया, हीट देना शुरू किया, तो जैसे जैसे हीट देने लगा टेम्परेचर वो रिफ्लेक्शन दिखता रहा, स्टेट भी थोड़ी थोड़ी चेंज हो रही थी, यानी मेल्ट हो रहा था वो। ठीक, लेकिन जैसे ही वो टेम्परेचर किस पर पहुंचा, यानी कि जो आइस थे, तो आइस में जैसे जैसे हीट देते जा रहे थे तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती चली जा रही थी, काइनेटिक एनर्जी उसकी बढ़ती चली जा रही थी। काइनेटिक एनर्जी से स्पेस बढ़ रहे थे, स्पेस बढ़ने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो रहा था। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो रहा था तो एक पॉइंट ऐसा आया कि वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूटना शुरू हो गया, कट ऑफ हो गया। तो जैसे ही वो जिस टेम्परेचर पर वो कट ऑफ हो रहा था, वही टेम्परेचर हमारा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन था। और जब टूटा तो ग्रेजुअली टेम्परेचर फिर बढ़ा, तो यानी कि फॉर्म चेंज हो गई, सॉलिड से लिक्विड में आ गए। अब यही काम लिक्विड में, जैसे लिक्विड को हीट कर रहे हैं, फिर एक ऐसा पॉइंट आएगा कि लिक्विड की काइनेटिक एनर्जी बढ़ चुकी होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो बहुत कमज़ोर हो चुका होगा, वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अब टूटने में लग गया। तो वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस कांस्टेंट टेम्परेचर पर टूट रहा होगा, जिसे हम लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहते हैं, जो कि वाटर के लिए 100 डिग्री सेल्सियस होता है। और जैसे ही टूटा, कट ऑफ हुआ, तुरंत लिक्विड किस में चेंज हो गया, गैस में चेंज हो गया।
ये ग्राफ है, ध्यान से देख लीजिए बच्चों इसको, आपको ये क्लियर हो रहा होगा ये सारी चीज़ें। चलिए अगली बात कर लेते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए ध्यान से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ध्यान से देख लीजिए, फिर आगे की बात करते हैं। चलिए बच्चों हम लोग अपनी अगली टॉपिक देखते हैं। अगली टॉपिक क्या है, इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इम्प्योरिटीज ऑन इट्स बॉइलिंग पॉइंट। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर हम इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ सॉल्ट्स, यहाँ लिखा है सॉल्ट्स मतलब एक तरीके की इम्प्योरिटी आप मान सकते हो। अगर हम सॉल्ट या इम्प्योरिटी मिलाते हैं किसी लिक्विड में तो उसके बॉइलिंग पॉइंट पर क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक ना। तो बच्चों जैसे ही हम इम्प्योरिटी मिलाते हैं, जैसे आप पानी लीजिएगा और पानी में आप सॉल्ट मिला दीजिए, नमक मिला दीजिए, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो इंक्रीज़ कर जाएगा, यानी बढ़ जाएगा, ठीक ना, और बाद में वो बॉईल करेगा, ठीक ना। तो इसी को लिखा गया है क्या कि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज विद द एडिशन ऑफ इम्प्योरिटीज ऑफ अदर सब्सटेंसेज सच एज यूरिया, ग्लूकोज, सोडियम क्लोराइड, ये सब आप मिलाओगे तो बॉइलिंग पॉइंट क्या कर जाएगा, बढ़ जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। 100 डिग्री पर बॉईल होता था, अब थोड़ी और मान लीजिए 2-3 डिग्री और बढ़ जाएगा। क्लियर है बात ना। तो ये अपने दिमाग में रखे रहिएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एग्जाम्पल, वाटर जो होता है हमारा H2, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, या इसको बोल सकते हो 373 केल्विन पर भी। तो पानी जो है वो 100 डिग्री पर उबलता है या 373 केल्विन पर उबलता है, और जब हम इम्प्योरिटी मिला देते हैं तो इसका बॉइलिंग पॉइंट जो लिक्विड है यानी वाटर है उसका इंक्रीज कर जाएगा, बढ़ जाएगा। इम्प्योरिटी मिलाई नहीं तो इम्प्योरिटी की वजह से, इम्प्योरिटी ऐड होने की वजह से वो प्योर लिक्विड नहीं रह गया, अब उसमें इम्प्योरिटी आ गई, इस वजह से वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, बढ़ जाएगा उसका हमारा बॉइलिंग पॉइंट। अब आइए दूसरी बात करते हैं, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड। अगर हम प्रेशर लगा दें तो क्या होता है भैया, ध्यान से देखिएगा, इट इंक्रीजेस इफ द प्रेशर इज इंक्रीज्ड। अगर प्रेशर आप बढ़ा देते हो, ठीक ना, तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा बच्चों, बढ़ जाएगा, डेफिनेट बढ़ जाएगा। और डिक्रीजेस इफ द प्रेशर एक्टिंग ऑन इट इज डिक्रीज, यानी अगर प्रेशर आप क्या करोगे, घटा दोगे, तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, उसका कम हो जाएगा। अब ऐसा समझिए, जैसे जैसे हम हायर एल्टीट्यूड पर जाते हैं बच्चों, तो प्रेशर क्या होता है, कम होता चला जाता है। हायर एल्टीट्यूड पर गए, प्रेशर कम हो गया। यानी अगर आप पहाड़ पर कोई चीज़ उबालोगे तो पहाड़ पर वो क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट आपका कम हो जाएगा, डिक्रीज इफ़ द प्रेशर एक्टिंग ऑन इट डिक्रीज। तो क्योंकि पहाड़ों पर प्रेशर क्या है, कम है, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, लिक्विड का डिक्रीज कर जाएगा। यानी पहाड़ों पर अगर आप मैगी बना रहे हो तो हो सकता है वो जल्दी बन जाए, क्योंकि पानी को बॉयल होने में जो टाइम लगेगा वो कम लगेगा, क्योंकि प्रेशर कम है। और अगर हम यहाँ बात करें एट सी लेवल, हम लोग सी लेवल पर बात करते हैं, तो सी लेवल पर जो वाटर होता है उस पर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा, और जब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा तो सीधी सी बात है क्या होता है यहाँ पर, हमारा बॉइलिंग पॉइंट जो है वो उतना ही रहेगा, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट 373 केल्विन रहेगा, ठीक ना। क्योंकि हम लोग क्या है, हम लोग सी लेवल पर पढ़ते हैं, सी लेवल, समुद्र तल से, एट सी लेवल, यानी नीचे नीचे आओगे तो समुद्र लेवल पर आओगे, सी लेवल से हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, ठीक ना। आप लोग जैसे स्टेशन होता होगा उसमें लिखा होता है, आप नीचे पढ़िएगा, रेलवे स्टेशन जाया करिए तो उसमें आप देखेंगे जहाँ पर बोर्ड लगा होता है कि ये रेलवे स्टेशन प्रयागराज, तो उसके नीचे लिखा होता है एट सी लेवल, यानी समुद्र तल से इतना ऊंचा, उसकी ऊंचाई नीचे लिखी रहती है। तो हम लोग ऐसे कैलकुलेशन करते हैं, ठीक ना, समुद्र लेवल पर मान करके चलते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर चलते चले जाते हैं हायर एल्टीट्यूड पर, तो हम पहाड़ों के नज़दीक पहुँचे जहाँ पर प्रेशर कम है। जो प्रेशर कम होता है तो आप अपने दिमाग में रख लीजिए, प्रेशर कम तो बॉइलिंग पॉइंट कम, अगर प्रेशर ज़्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा हो जाएगा। क्लियर है बात ना। हम लोग यहाँ एक एग्जांपल लिखते हैं इसी से रिलेटेड कि वाटर बॉइल्स एट 373 केल्विन, वाटर बॉइल्स एट 373 केल्विन एट सी लेवल where the pressure
इज 1 atm या 1 एटमॉस्फियर, 1 atm, 1 एटमॉस्फियर। क्लियर है बात ना बच्चों? जैसे ये बात हमेशा रखिएगा, हायर एल्टीट्यूड पर प्रेशर कम होने लगता है, इसी की वजह से बच्चों एनॉक्सिया वगैरह हो जाता है। क्या हो जाता है? एनॉक्सिया। एनॉक्सिया में क्या होता है, जैसे हायर एल्टीट्यूड पर जाते हैं ना तो गैस बच्चों यानी ऑक्सीजन की लेवल कम होता रहता है, और जितना ऑक्सीजन कम रहेगा उतना ही वो डिज़ोल्व यानी ब्लड में डिज़ोल्व भी उतनी ही कम अमाउंट में होता है, ये बात याद रखिएगा। और प्रेशर जब ज़्यादा रहता है तो उतना ही ज़्यादा चीज़ें डिज़ोल्व हो जाती हैं, ठीक ना, ब्लड के अंदर। ब्लड क्या, एक लिक्विड है, ठीक ना। अब समझिएगा, जैसे जो सोडा वाटर पीते हैं हम लोग, वो भी क्या, एक लिक्विड है। तो लिक्विड में CO2 को क्या किया जाता है, डिज़ोल्व कराया जाता है, कंप्रेस करके, यानी खूब हाई प्रेशर पर उसमें डिज़ोल्व करा दिया जाता है, ठीक ना। हाई प्रेशर रहता है, CO2 सब हमारी उसमें डिज़ोल्व हो जाती है, घुल जाती है, ठीक ना, लिक्विड वाले फ्लेवर में। तो इस तरीके से हाई प्रेशर पर डिज़ोल्व हो गई। लेकिन जैसे जैसे ऊपर गए तो प्रेशर कम हुआ, प्रेशर कम हुआ तो डिज़ोल्व भी गैसें हमारे ब्लड में कम होती हैं, तो ऑक्सीजन हमारे कम डिज़ोल्व होगी, इसकी वजह से घबराहट होने लगती है व्यक्ति को, उसी को हम लोग एनॉक्सिया कहते हैं। लगभग सिर में दर्द होता है, लोग चक्कर खा के गिर भी जाते हैं। और इसीलिए बीमार व्यक्तियों को कहा जाता है कि जो हमारी जितनी भी धार्मिक यात्राएं होती हैं जो पहाड़ों पर हैं, ठीक ना, वहाँ पर उन लोग का मेडिकल चेकअप होता है, बिना मेडिकल चेकअप के नहीं ऊपर जाने दिया जाता, क्योंकि वहाँ पर आपको पता है कि प्रेशर कम है, दाब कम है, तो जो जितनी डिज़ोल्व गैस होंगी वो भी, ऑक्सीजन की लेवल भी कम होगा। जब ऑक्सीजन का लेवल कम होगा तो अगर आप थोड़े से पेशेंट टाइप के हो तो आपको वहाँ दिक्कत हो जाएगी, ठीक ना। क्लियर है बच्चों? तो आज के लिए बच्चों हम लोग इतना ही करते हैं, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर हम इसके आगे की बात को देखेंगे। थैंक यू, बाय बाय।